आज के मुख्य समाचार। चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार की मतदाताओं से बड़ी अपील। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से बड़ी आम लोगों की परेशानी। हिमाचल में भीषण गर्मी का प्रकोप। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नेरवा स्कूल में आकस्मिक दौरा। शिमला पुलिस की नशा तस्करों पर बड़ी कार्यवाही। पद्मिनी एकादशी पर शिमला में सेवा और श्रद्धा का अनूठा संगम। आईजीएमसी में जिंदगी और मौत से जूझ रहा बिहार का संतोष कुमार। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नेरवा का आकस्मिक दौरा कर विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन के साथ सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री के अचानक तय हुए इस दौरे ने पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल पैदा कर दिया। मुख्यमंत्री ने विद्यालय परिसर का आज निरीक्षण किया, कक्षाओं का दौरा किया और छात्र छात्राओं से शिक्षा, भविष्य की योजनाओं तथा स्कूल से जुड़ी समस्याओं को लेकर विस्तार से बातचीत की। मुख्यमंत्री के नेरवा पहुंचने पर स्कूल प्रशासन, स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। विद्यालय परिसर में विशेष तैयारियां भी की गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन की टीम कई दिनों से मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर व्यवस्थाओं में जुटी हुई थी। मुख्यमंत्री ने स्कूल पहुंचते ही सबसे पहले विद्यालय परिसर का निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीधे छात्रों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत करते हुए कई सवाल भी पूछे गए। उन्होंने विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, विषय में रुचि, करियर के लक्ष्य और स्कूल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बच्चों से पूछा कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, स्कूल में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और शिक्षकों से उन्हें कैसी सहायता मिल रही है। छात्रों ने भी मुख्यमंत्री के सवालों का उत्साह से जवाब दिया। कई विद्यार्थियों ने डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी बनने की इच्छा जताई है। मुख्यमंत्री ने बच्चों को मेहनत और अनुशासन के साथ पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, ताकि गांव के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने विद्यालय के शिक्षकों और प्रबंधन से भी बातचीत की। उन्होंने स्कूल में शिक्षकों की उपलब्धता, विज्ञान और कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय, खेल सुविधाओं तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान स्कूल प्रबंधन ने मुख्यमंत्री के समक्ष विद्यालय की विभिन्न समस्याएं और आवश्यकताएं भी रखी। कैसा लगा आपको? कैसा लगा? बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी? कैसा पढ़ाते हो? अच्छा कौन पढ़ाता है? और सबसे गंदा कौन पढ़ाता है? कौन सी क्लास में? देश की राजधानी क्या है? और देश के शिक्षा मंत्री कौन है? अपने देश के कृषि मंत्री देश के कृषि मंत्री नहीं पता। तो कौन अच्छा पढ़ाता है? कौन सी क्लास है? और क्लास सवेरे प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना क्या करते हो? हाथ के बंद करके करते नहीं? हाथ जोड़ के करते नहीं? करते कौन सी? नहीं, प्रार्थना शुरू कैसे करते हो? वाह, क्या है सरस्वती माता की? कौन सा? कौन सबसे अच्छा पढ़ाता है? विकास सर। कौन सी क्लास है आपकी? 10th है। और 9th वालों को कौन अच्छा पढ़ाता है? प्रकाश सर। और 10th वालों को? प्रकाश सर। तो देश की राष्ट्रपति कौन है? अच्छा, पक्का। और प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? कौन है?
डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो? देखा कभी जनाब तो पहले भी एक बार शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी आए हैं स्कूल में, तब याद है नाम आपको? क्या बनोगे बड़े होकर? सर IAS ऑफिसर। और आप जनरल नॉलेज करिए। CBSE स्कूल बनने के बाद कैसा लग रहा है? ड्रेस भी चेंज हो गई है, हैं? प्रिंसिपल अच्छे हैं? अच्छा, पक्का बनेंगे ना? जोर से नहीं बोलना, आराम से बोलो। कौन कौन सी क्लास में है? आराम से तमीज से रहो। आराम से आराम। कौन सी क्लास में है? सेवंथ वाले पीछे हो जाओ, हाथ पीछे पीछे रखो। सेवंथ वाले हाथ पैसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो। सेवंथ क्लास में देश के प्रधानमंत्री कौन है? सेवंथ वाले बताएंगे कितने हाथ हैं? हैं? देश की राष्ट्रपति कौन है? CBSE के बाद कैसा लगा बेटा? अच्छा लगा। ऐसा है ना कि अब जो शिमला में पढ़ाई होती है, जो आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है, जब आप परिवार के साथ गाँव से जाते हैं ना, अच्छा करते हैं कि शिमला में पढ़ते हैं। अब इसको बहुत अच्छा स्कूल बनाएंगे, क्या करेंगे? और अगले साल इसमें और स्टूडेंट को इंक्रीज करेंगे। आपको कब पता लगा कि हम आ रहे हैं आपके पास? तो टीचरों ने क्या बोला आपको? टीचर्स ने क्या बोला? ये हमारे मध्य हमारे नहीं, तो आपको क्या बोला कि क्या आप इससे क्या बस इतना बोला था कि बात उन्होंने बोला कि वो हमारे साथ इंटरेक्ट करें क्यों इंटरेक्ट कर रहा हूँ मैं? ताकि हमारी CBSE में चेंज हुआ है, हमारे क्लास में चेंजेस। और आपको में विश्वास हो कि हम आप चीफ मिनिस्टर से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप पूरे देश में सबसे अच्छे बच्चे बने हिमाचल के। जो चुनौतियाँ आएगी उसका सामना कर सके ना? क्या जो चुनौतियाँ आएगी, तो जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हम मुख्यमंत्री से भी बात कर सकते, तो किसी से भी बात कर सकते, डरना नहीं है ना? हिमाचल प्रदेश में पंचायत राज चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। इसी बीच हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय कुमार ने प्रदेश के मतदाताओं के नाम पर एक विशेष संदेश जारी करते हुए पंचायत चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 26, 28 और 30 मई 2026 को 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग जिम्मेदारी और उत्साह के साथ करना चाहिए। विनय कुमार ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि गांव, खेत खलियान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र की नींव होती है और मजबूत पंचायतों से ही मजबूत हिमाचल का निर्माण संभव है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने गांव और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए योग्य और ईमानदार प्रतिनिधियों का चयन करें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश कमेटी हमेशा गांव, गरीब, किसान, बागवान, महिलाओं और युवाओं के हितों के लिए कार्य करती रही है। कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य पंचायत स्तर तक विकास पहुंचाना और ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जनता के बीच लंबे समय से कार्य कर रही है और क्षेत्र की समस्याओं को भलीभांति समझते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने लोगों से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि जिला परिषद, पंचायत समिति और अन्य पदों पर कांग्रेस समर्पित उम्मीदवारों को अपना समर्थन और आशीर्वाद दे ताकि गांव-गांव तक विकास की नई इबादत लिखी जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और खुशहाली के लिए मजबूत पंचायत व्यवस्था बेहद जरूरी है और इसके लिए जनता की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। विनय कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के वोट में होती है। एक एक वोट गाँव की तस्वीर और भविष्य बदलने की क्षमता रखता है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे चुनाव के दिन अपने सभी कार्य छोड़कर पहले मतदान करें और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं से आगे आकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पंचायत
चुनावों के माध्यम से लोगों में विकास कार्यों को गति मिलती है। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने में पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है। इसलिए मतदाताओं को सोच समझकर ऐसे प्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए जो जनता के बीच रहकर कार्य करे और गाँव के विकास के लिए समर्पित हो। प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत राज चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पहला चरण 26 मई, दूसरा चरण 28 मई और तीसरा चरण 30 मई 2026 को संपन्न होगा। प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की व्यापक तैयारियां की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। अंत में विनय कुमार ने प्रदेशवासियों से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील करते हुए कहा है कि आइए पंचायत से लेकर प्रदेश तक तरक्की और खुशहाली का नया अध्याय शुरू करें। आप सभी लोगों को इस लोकतंत्र के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। आज से हमारे पंचायती राज चुनाव शुरू हुए हैं और 3 चरण में ये चुनाव हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, 26, 28 और 30 मई को। और ये जो चुनाव हैं ये वार्ड मेंबर से लेकर प्रधान और बीडीसी मेंबर और ज़िला परिषद मेंबर का ये चुनाव है। और मैं आप सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरह हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय के जो चुनाव में भारी समर्थन आपने कांग्रेस पार्टी को दिया है, उसी प्रकार पंचायती राज चुनाव में भी आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और इसमें कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शिमला में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत शिमला पुलिस लगातार सख्त कार्यवाही कर रही है। इसी कड़ी में शिमला उपायुक्त कार्यालय स्थित एसपी ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एएसपी अभिषेक ने नशा तस्करी के एक और बड़े मामले में पकड़े गए आरोपियों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि शिमला पुलिस नशा तस्करों और इस अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है और भविष्य में भी यह कार्यवाही तेजी से की जाएगी। एएसपी अभिषेक ने कहा कि युवाओं को नशे से बचाने और समाज में फैल रही नशे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए पुलिस पूरी गंभीरता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता केवल तस्करों को पकड़ना ही नहीं बल्कि नशे की जड़ों तक पहुंचकर पूरे नेटवर्क को तोड़ना भी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक शिमला जिला में एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 134 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इन मामलों में कार्यवाही करते हुए पुलिस ने अब तक 286 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस द्वारा लगातार चलाए जा रहे अभियान के कारण नशा तस्करों में डर का माहौल बना हुआ है। एएसपी अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 42 लोग बाहरी राज्यों से संबंधित भी हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आकर नशा तस्करी करने वाले गिरोहों पर पुलिस विशेष नजर रख रही है। पुलिस लगातार अंतर राज्य नेटवर्क की जाँच कर रही है और अन्य राज्यों की एजेंसियों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिमला पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ केवल गिरफ्तारी तक कार्यवाही सीमित नहीं रख रही है बल्कि उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस ने अब तक करीब 1 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति को अटैच जब्त किया है। यह संपत्ति नशा कारोबार से अर्जित की गई थी। एएसपी अभिषेक ने कहा कि पुलिस की ओर से नशा तस्करी में शामिल लोगों की वित्तीय गतिविधियों की भी जाँच की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नशे के कारोबार से अवैध संपत्ति बनाई है उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्यवाही की जा रही है। जी नमस्कार। शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करों के विरुद्ध कॉम्प्रिहेंसिव कार्रवाई की जा रही है, जिसमें शिमला पुलिस डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों में ही कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। यदि इस साल की बात की जाए तो शिमला पुलिस द्वारा 134 मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं, जिसमें 286 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो मुकदमे हैं ये मेजॉरिटी इंटरमीडिएट और कमर्शियल क्वांटिटी के हैं। यदि सप्लाई चेन की कमर तोड़ने की बात की जाए तो बैकवर्ड लिंकेजेस में कार्रवाई करते हुए अभी तक 42 आरोपियों को बाहरी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, भारत नेपाल बॉर्डर, केरल आदि से शिमला पुलिस की स्पेशल टीमों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और मजबूत तरीके से नशा तस्करों की कमर तोड़ने के लिए शिमला पुलिस द्वारा नशा तस्करों की 1 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध संपत्ति को जब्त करने में सफलता प्राप्त की गई है, जो कि नशा तस्करों की
संपत्ति जब्ती की कार्रवाई पिछले 2 सालों में 2024 और 25 में की ही नहीं गई थी। यदि मैं इसकी डिटेल दूं तो थाना कुमारसैन में 10 अप्रैल को मुकदमा नंबर 27/26 दर्ज हुआ था, जिसमें वित्तीय जांच करके नशा तस्करों की नशे से अवैध व्यापार से अर्जित करीब 53 लाख रुपए की संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई की गई है। इस मामले का विवरण दिनांक 10 अप्रैल को थाना कुमारसैन के अंतर्गत आरोपी एन बहादुर उम्र 41 वर्ष, आरोपी चक्र बहादुर उम्र 25 वर्ष, मोहन शाही उम्र 44 वर्ष के कब्जे से 9 किलो अफीम व 12 लाख रुपए कैश बरामद किया गया था। तीनों आरोपी गण को गिरफ्तार किया गया था और 27/26 मुकदमा रजिस्टर हुआ था। जब इसकी बैकवर्ड लिंकेजेस की कार्रवाई की गई तो इसमें आरोपिया लक्ष्मी उम्र 37 वर्ष को गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से लक्ष्मी टी स्टॉल कंडा घाट में जो ये चला रही थी वहां पर 2 किलो अफीम और बरामद की गई। मामले में जो अभी चारों आरोपीगण हैं वो जुडिशियल रिमांड पर चल रहे हैं। इस मामले में फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो की गई उसके दौरान पाया गया कि एन बहादुर उर्फ राजू और महिला आरोपी लक्ष्मी लंबे समय से नशा तस्करी के कारोबार में संलिप्त थे और लंबे समय से कंडाघाट, नारकंडा इत्यादि इलाकों में तस्करों, उपयोगकर्ताओं, युवाओं, ग्राहकों को अफीम की सप्लाई कर रहे थे और अपने चुनिंदा ग्राहकों को योजनाबद्ध तरीके से जो है ये सप्लाई करते थे। जो आरोपी एन बहादुर उर्फ राजू और महिला आरोपी लक्ष्मी ने ड्रग्स के इस अवैध कारोबार से अपने अपने नाम पर काफी संपत्ति अर्जित की थी। यदि मैं इसकी डिटेल की बात करूं तो आरोपी एन बहादुर ने नशा तस्करी से कमाई राशि से 2 गाड़ियां इनोवा और अर्बन क्रूजर खरीदी है। इसके अतिरिक्त एन बहादुर से 12 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया था। यदि आरोपिया लक्ष्मी की बात की जाए, इनकी संपत्ति की वित्तीय जांच की बात की जाए तो इन्होंने नशा तस्करी से कमाई राशि से एक रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदी थी। इसके अलावा इनके जो सेविंग बैंक अकाउंट्स थे उन्हें खंगाला गया और पाया गया कि इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि है जिसे फ्रीज कर दिया गया है। जो यदि मैं टोटल बात करूं तो आरोपी एन बहादुर व महिला आरोपी लक्ष्मी द्वारा नशा तस्करी से अर्जित की गई कुल संपत्ति 53 लाख जो रुपीस है उसको फ्रीज किया गया है। यदि इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरोपिया लक्ष्मी के विरुद्ध थाना कंडा घाट में एक और मुकदमा 89/16 भी रजिस्टर्ड है। इसी तरह से दूसरे मामले में जो कि थाना कोटखाई में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी आर्यन जो कोटखाई निवासी है उनसे ये जब्ती की गई। डीडीआर, सोर्स रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसे इस साल पिट एनडीपीएस के अंतर्गत शिमला पुलिस द्वारा डिटेन किया गया था। सेकेंडली पिछले साल की बात की जाए तो 15 मई को इसके कब्जे से 35/25 मुकदमे में 4.82 ग्राम हेरोइन की रिकवरी हुई थी और 2 मंजिला मकान भी बना रखा था, जो कि टोटल 60 लाख रुपए की जो इसकी संपत्ति है उसे शिमला पुलिस द्वारा फ्रीज किया गया है और इन दोनों मामलों को मिला के 1,13,00,000 रुपए की जो है वो संपत्ति हमने फ्रीज की है। जी, जो इसकी मैंने आपको बताया क्रिमिनल हिस्ट्री थी उसमें कंडा घाट में एक भांग का जो है वो भी मुकदमा इनके ऊपर रजिस्टर्ड था। तो अफीम के साथ साथ ये भी, लेकिन हमारे केस में हमने अफीम इनसे रिकवर की थी और ये भी नेपाल के रहने वाली। कहाँ कौन सी इलाके में अफीम की खेती आई? अफीम कहाँ से आई? जी, जैसा कि अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जो इसमें इसका बैकवर्ड लिंकेज लक्ष्मी के बाद का भी है उसे भी ट्रेस किया जा रहा है। मैंने आपसे इस सवाल का पहले भी जवाब दिया था कि डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले फाइनेंशियल, जबकि ये 2024 और 25 के ही केस थे जिसमें कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की है जो ट्राई नहीं करी गई और हमने अभी 3 महीनों में 3.5 महीनों में ही जो है 1,13,00,000 रुपए की जब्ती की है। इसके अलावा भी मैंने जैसे आपको पहले बताया था 2025 में पिट एनडीपीएस में 3 लोग अरेस्ट हुए थे और 2026 में 37 लोग अरेस्ट हुए हैं। पहले की कार्रवाई की बात की जाए तो 7 लोग जो है 2025 में बैकवर्ड लिंकेज में गिरफ्तार किए गए थे और इस साल 2026 में इसी समय तक हमने 42 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो डेटा स्पीक्स फॉर इटसेल्फ।
इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती बिहार निवासी संतोष कुमार का मामला अब चर्चा का विषय बन चुका है। करीब 3 महीने पहले कथित मारपीट का शिकार हुए संतोष कुमार आज भी अस्पताल के आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि घटना के बावजूद अब तक आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि पुलिस में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। दूसरी ओर आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार अब इलाज और अस्पताल खर्च को लेकर पूरी तरह टूट चुका है। बताया जा रहा है कि संतोष कुमार मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और हिमाचल में मेहनत मजदूरी का कार्य करते थे। वह टॉयलेट सफाई का कार्य कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। करीब 3 महीने पहले उनके साथ कथित रूप से मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद उनकी हालात गंभीर होते चले गए। उन्हें इलाज के लिए शिमला स्थित आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से अब उनका उपचार चल रहा है। परिजनों के अनुसार संतोष कुमार की स्थिति अभी भी बेहद नाजुक बनी हुई है। लंबे समय से आईसीयू में भर्ती होने के कारण परिवार पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। संतोष के साली ने मीडिया के सामने आकर पूरे मामले को उठाया और प्रशासन व सरकार से न्याय की मांग उठाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि संतोष कुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी, जिसके कारण उनकी हालत इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नहीं की गई। परिजन ने कहा 3 महीने हो चुके हैं, एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। हमारा आदमी आईसीयू में पड़ा है और हम इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्हें इलाज जारी रखने में परेशानी हो रही है। परिवार का आरोप है कि उनसे कहा गया है कि यदि पैसे नहीं है तो मरीज को घर ले जाए। संतोष कुमार के साली ने मीडिया से बातचीत में भावुक होते हुए कहा कि हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करके घर चलाते हैं। अब अस्पताल में कहा जा रहा है कि पैसे नहीं है तो मरीज को घर लेकर जाए। ऐसी हालात में हम उसे कहां ले जाए। उन्होंने कहा कि परिवार के पास इलाज के लिए पैसे खत्म हो चुके हैं। रिश्तेदारों और परिचितों से उधार लेकर किसी तरह इलाज चलाया जा रहा है, लेकिन अब हालात और भी ज्यादा गंभीर बनते जा रहे हैं। परिवार ने पुलिस से जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्यवाही नहीं की गई तो आरोपियों में डर पैदा होगा और उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं मिलेगी। परिजनों का आरोप है कि मामला दर्ज होने के बावजूद जांच की रफ्तार बेहद धीमी है। जनवरी का हमारे जीजा जी आईसीबीटी न्यू बस स्टैंड में काम करते थे, सफाई कर्मचारी के टॉयलेट पे सर सफाई का काम करते थे। वहाँ के इंचार्ज पंकज सिंह ने उनके साथ मारपीट किया है। सैलरी मांगने पे उनको मारा गया है और 20 जनवरी को 12-1 बजे दिन में लाया के आईजीएमसी में उनका ब्रेन हेमरेज करके दिमाग खुलवा दिया गया। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। हम लोग से बोला गया है, गाँव में फ़ोन करके बोला पंकज सिंह ने आपका जीजा दारू पीने से उनका ब्रेन हेमरेज हो गया है, आप जल्दी से गाड़ी पकड़ के यहाँ आ जाओ, आईजीएमसी शिमला में हॉस्पिटल में आ जाओ। हमने यहाँ पे आए, डॉक्टर साहब से बात किए तो सर कैसे हुआ है, तो डॉक्टर साहब ने बोला दारू पीने से नहीं हुआ है, ये चोट लगने से हुआ है। हमने वहाँ न्यू बस स्टैंड में पुलिस चौकी में कंप्लेन लिखाया 22 जनवरी को दिन। उन्होंने कंप्लेन लिख लिए, बोले से दारू पीने से हुआ है, वो भी बोल रहे थे सर ने। बालूगंज थाना में हमने गए थे 26 जनवरी के दिन। उन्होंने मेरा बात सुने, एक सर के ऊपर स्टार लगा हुआ था, एक स्टार, उन्हें हमारा बात सुने, कंप्लेन हमारा नहीं लिखा। फिर हमको पता चला यहाँ पे कंप्लेन लिख के देना पड़ता है, तो हमने कुछ दिन बाद किसी आदमी से कंप्लेन लिखवा के दिलवाया। 2 महीना हो गया। बालूगंज थाना में भी गए थे, एसपी के पास भी गए थे। हम 2-3 महीने से बहुत परेशान हैं, कोई नहीं सुन रहे हमारे। डॉक्टर एक कार्ड बना के दे दिए, लेके चले जाओ गाँव, ना हमारे पास पैसा है, हम कैसे ले जाएंगे यहाँ से, हमारे 3 दिन के गाँव रास्ता है। पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना हमें कंप्लेन के कोई कापी दिए हुए हैं। कह रहे जाओ हम देख लेंगे, यही सब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ करेंगे, यही बोल रहे हैं। 3 महीने से ये कार्ड अब डॉक्टर बना के दे दिया है, लेके जाओ भाई यहाँ से घर अपना, यहाँ पे क्या तुम्हारा घर छोड़िए से यहाँ पे रखोगे हॉस्पिटल में। 3-4 महीने हो गया। नहीं, उसने कुछ नहीं दी। आया था 1-2 बार उधर, 3 महीने पहले आया था, 2-4 हज़ार रुपये दे के गए हैं। इस दर्ज करी 2 महीने से अभी तक आए नहीं हो, ना देखने आए हैं, ना 16 शौचालय पे वो काम करते थे, ना 16 वाले भी कोई देखने नहीं आ रहे हैं। 16 शौचालय के मैं एमडी से भी मिला हूँ, उनसे भी बोला हूँ, शिकायत किया हूँ, बोले से कुछ नहीं, हम देख लेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। कुछ भी नहीं किया, अभी 3 महीना हो गया। एसपी सर से मिले हैं, जिनका नाम अभिषेक सर है। एएसपी हम पढ़े लिखे नहीं, इतना हमको जानकारी नहीं है। एसपी बोलते हैं कि एसएसपी बोलते हैं। हम मोतिहारी जिला पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। गांव के नाम है पुरुषोत्तमपुर, थाना के नाम है छौड़ादानू, जिला के नाम है मोतिहारी पूर्वी चंपारण। मांग यही है कि हमारा यहाँ हमारा जीजा के सही करके दीजिए, पहले जैसे था वैसे, या उसका मुआवजा दीजिए।
हमारे पास जो भी पैसा था हमने रखा था गांव से ब्याज व्याज पे मंगा के खाए पिए और इलाज में लगाए। बाकी जो सरकारी कार्ड 5 लाख रुपए का बनता है तो उसका टाइम भी खत्म हो गया, उसमें पैसा भी खत्म हो गया। डॉक्टर का कहना है से भाई यहाँ से लेके जाओ, आपके घर थोड़ी है यहाँ पे, जितना दिन रखोगे। डॉक्टर का नाम है विक्रमजीत सिंह, उन्होंने बोला ये बात। अब तो हम कहीं से व्यवस्था करके ले जाएंगे। हम तो आए हैं इधर उधर भटक रहे हैं 3 महीने से, अब क्या करेंगे हम। विक्रमजीत सिंह ने कार्ड बना के दिए हैं, मेन डॉक्टर से पता नहीं बात किया नहीं किया, कार्ड बना के दिए, बोले जाओ भाई घर। नर्स भी सब बोल रही से लेके जाओ घर अपना। पुलिस कर रही है 3 महीने से, यही हो रहा है, क्या कुछ हुआ है। 9 आदमी जो मारा है ना उसको अंदर किए है, ना पकड़ दकड़ किए, ना पूछताछ किए है। जो 2-4 लड़के उनके साथ में भी मारपीट किया ना, उनको भी साथ में नहीं पूछताछ किया, पुलिस कुछ भी नहीं किया है। इलाज के लिए कुछ खर्च भी नहीं दिए अभी तक। दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। देश भर में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। बीते कुछ दिनों में ईंधन के दामों में लगातार कई बार बढ़ोतरी होने से आम जनता की चिंता बढ़ती जा रही है। वर्तमान में शिमला के पेट्रोल की कीमत लगभग 102 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 94.79 रुपए प्रति लीटर तक पहुँच चुकी है। लगातार बढ़ रही कीमतों का असर अब आम परिवारों के घरेलू बजट, पर्यटन कारोबार, सार्वजनिक परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों पर साफ दिखाई देने लगा है। शहर के ढली क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंपों पर सुबह से देर रात तक वाहनों की लंबी कतारें इन दिनों देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों के अलावा बड़ी संख्या में पर्यटक भी अपने वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। गर्मियों के पर्यटन सीजन के चलते शिमला, कुफरी, नारकंडा और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही लगातार बनी हुई है, लेकिन बढ़ती ईंधन कीमतों ने अब यात्रा खर्च को और भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दिल्ली स्थित पेट्रोल पंप के कर्मचारी चन्नीलाल शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि दिन के मुकाबले रात के समय अधिक भीड़ देखने को मिलती है, क्योंकि पर्यटक रात में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलने से पहले अपनी गाड़ियों की टंकियां फुल करवाते हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग अब कम मात्रा में ईंधन भरवा रहे हैं और खर्च को लेकर चिंता जता रहे हैं। चन्नीलाल शर्मा ने कहा कि आज के समय में वाहन केवल सुविधा नहीं बल्कि लोगों की जरूरत बन चुकी है। नौकरी, व्यवसाय, स्कूल, कॉलेज और रोजमर्रा के कामों के लिए लोग पूरी तरह वाहनों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी सीधे आम आदमी की जेब पर असर डाल रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन आमदनी उसी गति से नहीं बढ़ रही है, जिससे मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। ईंधन की बढ़ती कीमतों का असर सबसे अधिक परिवहन क्षेत्र पर देखने को मिल रहा है। टैक्सी चालक, निजी बस संचालक और ट्रक ऑपरेटर लगातार बढ़ते खर्च से परेशान हैं। उनका कहना है कि डीजल महंगा होने से संचालन लागत तेजी से बढ़ रही है। कई वाहन चालकों ने कहा कि यदि स्थिति इसी तरह बनी रही तो किराए में बढ़ोतरी करना मजबूरी बन जाएगा। इससे यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। शिमला के टैक्सी चालकों का कहना है कि पर्यटन सीजन के दौरान उन्हें उम्मीद थी कि इस बार कारोबार बेहतर रहेगा, लेकिन लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों ने उनकी कमाई पर असर डाल दिया है। उनका कहना है कि कई पर्यटक अब साझा वाहन या सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुन रहे हैं ताकि यात्रा खर्च कम किया जा सके। कुछ पर्यटक कम दूरी की यात्राएं कर रहे हैं और कई लोग निजी वाहन से लंबी दूरी तय करने से बच रहे हैं। पर्यटन कारोबार से जुड़े व्यापारियों का मानना है कि यदि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इसी तरह बढ़ोतरी जारी रही तो आने वाले समय में पर्यटन उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि यात्रा महंगी होने से पर्यटकों की संख्या में गिरावट आ सकती है। पहाड़ी राज्यों में पर्यटन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है और ईंधन महंगा होने का सीधा असर होटल, टैक्सी, रेस्टोरेंट और छोटे व्यापारियों की आय पर पड़ता रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी केवल वाहन उपयोग तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसका पूरा प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य पदार्थों, सब्जियों, फल, दूध, निर्माण सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में अधिकांश सामान बाहरी राज्यों से लाया जाता है, इसलिए यहाँ परिवहन लागत बढ़ने का असर ज्यादा महसूस किया जाता है। देश भर में भी महंगाई का दबाव लगातार बढ़ रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने हाल ही में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में फिर से बढ़ोतरी की है। पिछले 10 दिनों के भीतर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 5 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा दर्ज किया गया है।
ताज़ा संशोधन के तहत पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे और डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शिमला के स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहले ही बिजली, पानी, रसोई गैस और खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब पेट्रोल और डीजल महंगा होने से परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह बिगड़ गया है। कई लोगों ने कहा कि अब वे अनावश्यक यात्रा से बच रहे हैं और खर्चों में कटौती करने को भी मजबूर है। महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच लोगों की नजर अब सरकार और तेल कंपनियों पर टिकी हुई है। आम आदमी को उम्मीद है कि केंद्र और राज्य सरकारें ईंधन कीमतों को नियंत्रित करने के लिए राहत के कदम उठाएगी। मेरा नाम चुनीलाल शर्मा है। मैं हिमाचल पुलिस स्टेशन धड़ी में जॉब करता हूँ। जो महंगाई 10 या 12 दिन में हुई उसका आम जनता पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जो हमारा डीजल है वो कम से कम 12-13 तक कर चुका है और पेट्रोल भी लगभग इतनी है। तो हमारा पेट्रोल का रेट जा रहा है 102 रुपये 68 पैसे और डीजल का रेट है 94.79 पैसे, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इससे आम जनता की जेब पर बहुत असर पड़ रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं, जो कि गाड़ियों पर इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा क्योंकि लोगों को पैदल चलने की आदत नहीं रही है। अब भी लोग गाड़ियों में सफ़र कर रहे हैं, जो कि डीजल पर ज़्यादा असर पड़ रहा है, जो कि आम आदमी की रोजी रोटी है। जो डीजल महंगा होगा तो आम जनता की जेब में जरूर असर पड़ेगा। इससे महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है, जो कि गरीब आदमी के द्वारा बहुत मुश्किल से हो सकता है। टूरिस्ट की गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं। आजकल गर्मी का मौसम है नीचे, जिससे कि लोगों को फुल टैंक लगभग रात को तेल डलाते हैं, क्योंकि ये तो हमारा पंप है 24 आवर सर्विस है। बाकी पेट्रोल पंप शिमला में बंद हो जाते हैं, जिससे वजह लोकल गाड़ियों की तरफ है उनकी वो कम ही तेल डाल रहे हैं, क्योंकि उनके साधन और भी जैसे बाइक और स्कूटी हुई वो उनमें सफ़र कर लेते हैं, जिससे उनका तेल खर्चा कम हो जाता है। लेकिन टूरिस्ट को तो तेल डालना ही पड़ता है, जो कि फुल टैंक डालते हैं। बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि लोकल गाड़ियों में उतना तेल नहीं डालते। टूरिस्ट की वजह से हमारी सेल हो रही है। बाद में जैसे बर्फ़ का टाइम है और ऑफ सीजन आएगा तो सेल में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। उत्तर में सोने पर तो आदमी संतुष्ट हो सकता है, लेकिन तेल तो ऐसी चीज़ है जिनको आदत पड़ गई है, लोग पैदल नहीं चल सकते। उन्हों को तेल भरवाना ही पड़ेगा, महंगा हो या सस्ता हो। ये अपनी ज़रूरत अनुसार तेल डाल सकते हैं, लेकिन डलवाना ही पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में इस बार मई महीने के अंतिम दिनों में गर्मी ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहाड़ी और ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में लू जैसे हालात देखने को मिले। सबसे अधिक तापमान ऊना में 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने लोगों को भीषण गर्मी का एहसास करवाया। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए प्रदेश के 8 जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। गर्मी और तेज धूप के कारण लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित हो गया है। दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ भी देखने को मिल रही है। तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर है। स्कूलों से लौटने वाले बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग सिर दर्द, चक्कर, थकान और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 48 घंटों तक गर्मी और लू का असर जारी रह सकता है। विशेष रूप से ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। इन क्षेत्रों में गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पर पहाड़ी क्षेत्रों में भी मैदानी इलाकों जैसी गर्मी महसूस की जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव का संकेत है। मंगलवार को प्रदेश भर में मौसम पूरी तरह साफ रहा। राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में दिन भर तेज धूप देखने को मिली, जिससे तापमान में और अधिक बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। शिमला में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से अधिक है। वहीं पर्यटक स्थलों पर भी गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार को रिकॉर्ड किए गए तापमान ने लोगों को हैरान कर दिया है। ऊना में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान माना जा रहा है। नेरी में 39.0, सुंदरनगर में 37.9, कांगड़ा में 37.4 और मंडी में 37.4, नाहन में 36.9
36.7 और भट्टी में 36.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सोलन में 34.5, चंबा में 32.3 और जुब्बलहट्टी में 31.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। पर्यटन नगरी मनाली में भी इस बार अपेक्षा से अधिक गर्मी महसूस की गई। यहाँ अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कल्पा में तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। सामान्य तौर पर मई महीने में इन क्षेत्रों का मौसम सुहावना रहता है, लेकिन इस बार लगातार बढ़ती गर्मी ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में बढ़ती गर्मी केवल मौसमी बदलाव नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पहले जहां पहाड़ी क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान ठंडक बनी रहती थी, वहीं अब मैदानी इलाकों जैसी गर्मी महसूस होने लगी है। ऐसे पर्यावरण, कृषि, जल स्रोतों और पर्यटन उद्योग पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। गर्मी का असर अब जल स्रोतों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कई क्षेत्रों में प्राकृतिक स्रोतों और पेयजल योजनाओं में पानी का स्तर कम होने लगा है। ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। लोग दूर दराज के स्रोतों से पानी लाने को मजबूर है। कई पंचायतों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने की शिकायतें भी सामने आ रही है। कृषि और बागवानी क्षेत्र पर भी भीषण गर्मी का असर देखने को मिला है। किसान बढ़ते तापमान और नमी की कमी को लेकर चिंतित है। कई क्षेत्रों में फसलों के सूखने और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका भी बताई जा रही है। बागवानों का कहना है कि समय से पहले बढ़ती गर्मी से सेब और अन्य फलों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। गर्मी के कारण बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लोग पंखे, कूलर और एयर कंडीशनर का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बिजली खपत भी बढ़ गई है। कई क्षेत्रों में बार बार बिजली कटौती की शिकायतें भी सामने आ रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती मांग के कारण सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने हालांकि लोगों को राहत की उम्मीद भी दी है। विभाग के अनुसार 28 मई से प्रदेश में मौसम बदल सकता है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में बारिश, ओलावृष्टि और तेज तूफान की संभावना बन सकती है। 28 से 30 मई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में खराब मौसम रहने का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। पद्मिनी एकादशी के पावन अवसर पर राजधानी शिमला के ऐतिहासिक लोअर बाजार क्षेत्र में धार्मिक आस्था, सेवा भावना और सामाजिक सहयोग का प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला। लोअर बाजार स्थित जनता बेकरी के समीप स्थानीय व्यापारियों और समाज सेवियों द्वारा विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राहगीरों, दुकानदारों, मजदूरों, बुजुर्गों और जरूरतमंद लोगों के बीच फल वितरित किए गए। पूरे आयोजन के दौरान धार्मिक श्रद्धा और मानव सेवा का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। सुबह से ही लोअर बाजार क्षेत्र में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ था। स्थानीय व्यापारियों ने मिलकर फल वितरण की व्यवस्था की और आने जाने वाले लोगों को श्रद्धा व सम्मान के साथ फल बांटे। कई श्रद्धालु इस सेवा कार्यों में स्वयं आगे आए और आयोजन में सहयोग किया। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने एक दूसरे को पद्मिनी एकादशी की शुभकामनाएं दी और समाज में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। व्यापारियों ने कहा कि धार्मिक पर्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह समाज में सेवा, सहयोग और मानवता की भावना को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सहायता करना और समाज में सकारात्मक संदेश देना है इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि आज के समय में जब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं, ऐसे धार्मिक अवसर समाज को जोड़ने का कार्य भी करते हैं। उन्होंने कहा कि सेवा और दान भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है और धार्मिक पर्व हमें दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा देते हैं। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में भाईचारे और सामाजिक समरसता को मजबूत करते हैं। कई राहगीरों ने व्यापारियों की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि धार्मिक अवसरों पर जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत पुण्य का कार्य होता है। लोगों ने कहा कि इससे समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सहयोग की भावना बढ़ती है। धार्मिक दृष्टि से पद्मिनी एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। यह एकादशी पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है और लगभग हर 3 वर्ष में एक बार पड़ती है। हिंदू धर्म में इसे अत्यंत पुण्यदायी और दुर्लभ एकादशी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा कृतवीर्य की पत्नी रानी पद्मिनी संतान सुख से वंचित थी। उन्होंने
माता अनुसूया के मार्गदर्शन में अत्यंत श्रद्धा और विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। तभी से यह एकादशी संतान सुख, परिवार की खुशहाली और जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। धर्माचार्यों के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन उपवास, भगवान विष्णु की पूजा, दान पुण्य और जरूरतमंदों की सेवा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का विशेष फल प्राप्त होता है। लोअर बाजार में आयोजित सेवा कार्यक्रम के दौरान कई लोगों ने भगवान विष्णु के भजन और धार्मिक मंत्रों का भी जाप लिया। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण बना रहा। लोगों ने प्रदेश और देश में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली की प्रार्थना की। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि धार्मिक आयोजनों के माध्यम से समाज में नैतिक मूल्य और मानवता की भावना को जीवित रखा जा सकता है। राणा से व्यापारी जनता बिक्री। आज एकादशी है, पद्मनी एकादशी। इस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ चौक में व्यापारियों ने सब मिलजुल कर ये आज फ्रूट का काम किया, बंटवारे का काम शुरू किया। सिर्फ व्यापारियों के द्वारा जो भी आते रहते हैं, फेस्टिवल आते हैं तो हम करते रहते हैं। एकादशी है तो आज का गर्मी का सीजन, गर्मियाँ भी बहुत है तो इस कारण हमने फल फ्रूट बांटे। एकादशी भगवान पद्मनी जी की उसमें किया जाता है। इसमें चावल नहीं खाए जाते हैं और फ्रूट के लिए ज़्यादा माना जाता है और व्रत रखे जाते हैं। बताए गई रे बरसाने की